अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरफराज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम तीन चार खबरों के जो है ना रिलेटेड बात करेंगे। तो एक तो तुर्की के बारे में है और दूसरा मस्जिद आया सोफिया को लेकर। और तुर्की में जो है एक जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है 15 जुलाई आज के दिन। और एक और हमारे पास खबर है ईरान ईरान की और इंडिया के रिलेशनशिप्स के बारे में। और एक पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से जो है ना वाघा बॉर्डर को तिजारत के लिए खोलने के हवाले से एक खबर चली है। तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि वो खबर क्या है। और बड़े हमारे सीनियर एक टीवी एंकर हैं, तो उन्होंने ये दी है इंफॉर्मेशन, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि वो खबर क्या है और हकीकत उसकी क्या है। तो पहले हम तुर्की पे बात करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि तुर्की ने जो है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ तुर्की ने मस्जिद जो थी आया सोफिया, जो एक बहुत तारीखी बिल्डिंग थी, चर्च था, जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 360 से इसकी बुनियाद रखी। और उसके बाद फिर ये 537 से जो इसकी मौजूदा बिल्डिंग है उसकी बुनियाद रखी। जो है ना वो कॉन्स्टेंटिनियस जो थे बादशाह, उन्होंने। और उसके बाद ये 1000 जो है ना 53 तक तो ये कैथोलिक चर्च के अंडर रही। उसके बाद फिर ये रोमन और यूनानी आपस में लड़ते आए, और कभी ये रोमन्स के अंडर आ जाती थी और कभी ये जो है ना यूनानियों के अंदर। और एट दी एंड आके 1453 में जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इसको फतह कर लिया, तो उसके बाद से ये इसको मस्जिद का दर्जा मिल गया। और ये तब से लेकर 1935 तक जो है ना मस्जिद के तौर पे ये इमारत रही। और फिर कमाल अतातुर्क ने आके इसको जो है ना म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया। तो दोबारा से अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ तुर्की ने इसको रिवाइव किया है, इस डिसीजन को, और मस्जिद के स्टेटस को दोबारा से बहाल कर दिया और म्यूज़ियम का दर्जा है इसका ख़त्म कर दिया है। इस मस्जिद के बारे में पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे यूरोपीय ममालिक हो गए और अमेरिका, इन्होंने इस पर बड़ी शदीद तनकीद की। और कुछ हमारे मुसलमान, लिबरल मुसलमान ममालिक, कुछ वो भी हैं, और कुछ हमारे अंदर से जो हम उम्मत मुसलमान के कुछ ऐसे लोग हैं जो लिबरल तौर पे सोचते हैं, और वो चाहते हैं कि ना सारी दुनिया ऐसे ही सोचे, ईमानदार भी ऐसे ही सोचे और लिबरल भी एक ही तरह से सोचे। वो भी उन्होंने भी जो है ना उन्हीं को फॉलो किया, और वो भी तनकीद करने में पीछे न रहे। तो इस पर तनकीद क्या की जा रही है कि जी ये क्योंकि पहले से एक कन्फ्लिक्टेड जगह थी, क्योंकि इसकी चर्च की जगह थी और इसके ऊपर मस्जिद बना दी गई थी कब्जा करने के बाद, तो ये नहीं होना चाहिए था। इसको न्यूट्रल प्लेस, म्यूज़ियम एक न्यूट्रल प्लेस थी, वही रहना चाहिए था। तो इन अगर मुल्कों को हम देखें, ईसाइयों को, यहूदियों को, इसराइल को, तो इन्होंने तो ये बात करनी थी। क्यों? क्योंकि ये तो एंटी इस्लाम और इनका जो नज़रिया वो एंटी इस्लामी है। लेकिन हमारे जो मुसलमान दोस्त हैं, भाई हैं, तो वो भी बेचारे इस सोच को लेकर चल रहे हैं। वो भी लिबरलिज्म को बड़ा पसंद करते हैं और इसको एक तरक्की पसंदाना सोच समझते हैं। तो वो वहाँ पे तनकीद नहीं करते कि जो है मुस्लिम जो हेरिटेज थी, मुस्लिम सकाफत थी, यूरोप में थी। आपको याद होगा मूसा बिन नुसैर और तारिक बिन ज़ियाद, ये स्पेन में इन्होंने जाके फतवात की और 800 साल तक स्पेन पे मुसलमानों की हुकूमत रही। जबल तारिक अभी वहाँ पे मौजूद है, रॉक ऑफ जिब्राल्टर के नाम से जो मशहूर है स्पेन में। तो वहाँ भी बहुत सारी मसाजिद थी। उन्होंने वो जितनी भी मसाजिद थी ईसाइयों ने वहाँ के, वो सारी या तो उनको तबाह कर दिया या उनको गिरजाघरों में और मंदिरों में और अपनी इबादतगाहों में तब्दील कर लिया। तो किसी ने उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। इसराइल ने जितने भी फ़लस्तीन के इलाकों पे कब्ज़ा किया है, उन्होंने भी वहाँ की जो जितनी थी मसाजिद थी उनको सनगोग में तब्दील कर दिया है, अपनी इबादतगाहों में। और इंडिया में बाबरी मस्जिद जो है वो भी आपके सामने उसका फैसला आया, वो भी उन्होंने दोबारा से राम मंदिर वहाँ पे उसकी तमीर शुरू कर दी है। तो हम इस एस्पेक्ट में देखें कि इस्लाम की मुखालफत में और लिबरलिज्म के हक़ में इतना आगे ना चले जाएं कि जहाँ पे आगे हमारा ईमान जो है वो डगमगा आ जाए। तो उनके अगर हम इस बैकग्राउंड को देखें तो ये एक बहुत अच्छा फैसला किया और पूरी उम्मत मुसलमान इसके हक़ में है। और तैयब उर्दुगान ने कल एक बहुत बड़ी लंबी तकरीर भी की और उन्होंने इसमें डिटेल ये भी बताया, और ये भी इंफॉर्मेशन बाहर आई है कि जो सुल्तान मोहम्मद फातेह थे, जब उन्होंने
इसके ऊपर कब्जा किया है, फतह किया कुस्तुनतुनिया को 1453 में। तो उन्होंने वो ये जो जगह थी जहाँ पे सोफिया मस्जिद इस वक्त कायम है, इन्होंने ये अपनी ज़ाती जो है ना जायदाद से ख़रीदी, ज़ाती मलकियत से ख़रीदी और इसको मस्जिद बनाया और इसके मीनार बनाए और इसको मस्जिद के लिए वक्फ़ कर दिया। वो डॉक्यूमेंट्स भी बाहर आ गए हैं। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था कि क्योंकि ये एक जो है ना परचेज़ की हुई थी, जो ख़रीदी हुई जगह थी, अब ये मालिक की मर्ज़ी है कि वो इसको मस्जिद बनाए या इसको जो है ना जो भी वो इसको बनाना चाहे। तो उन्होंने ये वक्फ़ की थी, मस्जिद बना के जगह ये ख़रीद के ये सारी जगह मस्जिद की और इसके इर्द गिर्द जितनी भी ये जो प्रॉपर्टी थी ये सारी ख़रीदी सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने अपने पैसों से। उसके बाद इसको जो है ना सल्तनत के हवाले कर दिया और वक्फ़ कर दिया एक मस्जिद के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये उन्होंने क्योंकि ख़रीद के दी थी, ये एक तनाज़े की जगह बनती नहीं अब, जिस तरह से जो है ना यहूदी और ईसाई इसके खिलाफ नेगेटिव मनफी प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं। दूसरी बात भी तुर्की से ही रिलेटेड है। आज 15 जुलाई का दिन है और तुर्की जो है ना इस दिन को यौम जमहूरियत के तौर पे मना रहा है। 15 जुलाई 2016 को तुर्की में एक बगावत हुई। रजब तय्यिप एर्दोगान जो उस वक्त भी ये सदर थे तुर्की के। बगावत में कौन कौन शामिल थे? इस बगावत में जो अमेरिका के जो प्रो अमेरिकन लोग थे कुछ, और जो इसके मुखालिफ थे वो लोग जो आर्मी के तुर्की की आर्मी में थे और तुर्की की पुलिस में थे, और कुछ सिविल ब्यूरोक्रेसी जो एक मखसूस एजेंडे के तहत इन्होंने क्या किया कि शब खून मारा। उस वक्त तय्यिप एर्दोगान छुट्टी पे गए हुए थे और वो उसकी गैर मौजूदगी में आर्मी के कुछ लोगों ने मिलकर पुलिस के साथ और सिविल ब्यूरोक्रेसी के साथ उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया और जो है ना आर्मी के टैंक लेकर वो सड़कों पर आ गए और जो सरकारी इमारतें थी उनका कंट्रोल संभालने की कोशिश की। जब ये खबर तय्यिप एर्दोगान को पहुंची तो उन्होंने एक अपना वीडियो पैगाम भेजा वहीं से कि जो है ना सारी कौम इस बगावत के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए और उसी से पहले दीवार बन जाए और इसकी शदीद मुखालफत करे। तो ये बड़ा हमें देखने में आया कि किस तरह से तुर्की के लोग सारे गलियों में और सड़कों पर निकल आए और वो टैंकों के आगे लेट गए। ये मिसाल हमें दुनिया में कहीं नहीं मिलती कि किसी मुल्क के लोगों ने जमहूरियत के लिए इतनी कुर्बानी और इतनी हौसला और हिम्मत दिखाया। और इस लड़ाई में फ़ौज के साथ और पुलिस की फायरिंग में तकरीबन 260 के करीब जो है वो लोग शहीद हुए, जिसमें औरतें भी थी और मर्द भी थे, और 2200 के करीब जो है इसमें शदीद ज़ख्मी हुए। काफ़ी सारे लोग माजूर हो गए। तो उनके जो है ना ये कुर्बानी रह नहीं गई और बिल आखिर जो है ना जो रजब तय्यिप एर्दोगान के हामी लोग थे आर्मी के और उसके उन्होंने उन लोगों को कवर कर लिया और उसका जो है ना बहुत हद तक वो किला कमा कर दिया गया। और फिर उन लोगों को और ब्यूरोक्रेसी में से मज़ीद जो लोग थे इसके अंदर मुलव्वस उन सबको काफिर किरदार तक पहुंचाया गया। तीसरी एक ये खबर है कि ईरान ने जो ईरान की बंदरगाह है चाबहार, वो हमारी बिल्कुल जो बंदरगाह गवादर की बिल्कुल सेम, अगर हम उसी सिमत में चलते हैं ईरान की तरफ तो उससे तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर ईरान वाले बॉर्डर से वो चाबहार की बंदरगाह है। उस बंदरगाह में इंडिया ने जो है ना बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट किया। इंडिया ने क्या किया, क्योंकि वो हमारी गवादर की बंदरगाह का जो है ना वो तरक्की और इसका वो सारा निज़ाम भाग चुका था कि क्योंकि चाइना यहाँ पे बहुत दिलचस्पी ले रहा था और चाइना जो है ना वो आने वाली सुपर पावर थी। तो चाइना ने ये सोचा और इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान की बंदरगाह के ऊपर। तो उसको टैकल करने के लिए और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को सबडाज करने के लिए इंडिया ने क्या किया, ईरान के साथ पहले तो दोस्तियाँ बढ़ाई उसको फंडिंग की मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ईरान से ये लीज़ पे ली बंदरगाह मुआहदा किया कि जो हमें जो है ना आप अपनी बंदरगाह लीज़ पे दें। तो उसके लिए उन्होंने अरबों डॉलर ईरान को दिए और वहाँ उसके तरक्याती जो काम थे उनके ऊपर उसने खर्च किए। ईरान का बेसिकली जो है ना वो मकसद था उस वक्त, क्योंकि ईरान की हालत नाजुक थी, अब भी ईरान की हालत बड़ी नाजुक है क्योंकि अमेरिका ने उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। तो इंडिया ने वो फ़ायदा ये उठाया कि ईरान क्योंकि इकोनॉमिकली बहुत वीक था तो उसके पैसों की भी अशद ज़रूरत थी और इंडिया ने उसको दो तरह से फंसाया। एक इस तरह से कि क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है तेल की, तो वहाँ पे उन्होंने ईरानी सारा तेल इंडिया ने ईरान से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया
और उसके एवज उन्होंने कहा कि जी हमें और भी इन्वेस्टमेंट हम आपकी करते हैं, तो हमें ईरान की बंदरगाह का जो है ना कंट्रोल दिया जाए, ताकि यहाँ से हम अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान आसानी से ले जा सकें, और जो है ना मशरक़ वस्ती रियासतें जो हैं मशरक़ वस्ती में, और जो है ना सेंट्रल जो एशिया की रियासतें हैं अज़रबैजान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, इन ममालिक में जो है ना वो हम अपने प्रोडक्ट ले जा सकें। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से अगर इंडिया को पता है कि वहाँ से हम गुजारेंगे अपने प्रोडक्ट्स ईरान, अफ़गानिस्तान या वो वहाँ पे, तो वो उस तरह से जो है ना इफेक्टिव नहीं रहेगा। दूसरा, पाकिस्तान को यहाँ से पैसे देने पड़ेंगे, तो पाकिस्तान के जो है ना इसमें तरक्की का बायस बनेगा हमारे यहाँ से गुजरना। तो उसने क्या किया कि ईरान से डायरेक्ट ये बात की, और फिर उसका असल मकसद, उसके दो मकसद थे। एक तो अफ़गानिस्तान में अपने अड्डे जमाना था, दूसरा ईरान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना था, जिसका हमें बड़ा वाज़ेह सबूत मिला कि जैसे ही इंडिया ने बंदरगाह पे अपना काम शुरू किया, कंट्रोल संभाला, उसके बाद उसने हमारे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, कोयटा में और इधर दहशतगर्दी के वाक़या शुरू कर दिए। यहाँ पे अपने स्लीपर सेल उन्होंने कायम कर लिए, और यहाँ पे बम धमाके और खुदकुशी धमाके उन्होंने करवाना शुरू कर दिए, जिसकी वाज़ेह मिसाल हमारे पास कुलभूषण यादव है। जब वो पकड़ा गया तो उसने अपना सारा वो बताया कि किस तरह से वो जो है ना इंडिया में, ईरान में आया और बंदरगाह के ऊपर, और वहाँ से ईरान से ही उसने जो है ना पासपोर्ट अपना बनवाया, ईरान का पासपोर्ट बनवाया, और उसके बाद वहाँ उसने ईरान से पाकिस्तान में दाखिल हुआ, और पाकिस्तान में आके उसने किस तरह से दहशतगर्दी के जो नेटवर्क है उसको फाल किया, और वहाँ से ही ऑपरेट करता था। तो वो हमारी इंटेलिजेंस ने उनसे शेयरिंग भी की कि किस तरह से ये जो ईरान है ये पाकिस्तान के लिए एक दहशतगर्दी फैलाने का सबब बन रहा है। और दूसरा, अभी JIT जो रिपोर्ट आई है उज़ैर बलोच की, उसमें भी बड़ा है, उसने भी इतराफ़ किया कि वो ईरानी इंटेलिजेंस के लिए काम करता रहे। ईरानी इंटेलिजेंस के लिए उसने यहाँ पे एहसास जो रेंजर्स के मकामात थे कराची में, उनकी मालूमात दी, जो हमारे कोर कराची की कोर है उसका जो कोर कमांडर की रहायशगाह की मालूमात दी, कोर हेडक्वार्टर के बारे में सारी मालूमात दी, कितने लोग ड्यूटी पे हैं, जितनी भी हसास मालूमात थी यहाँ पे नेवल हेडक्वार्टर की और कराची कोर हेडक्वार्टर की, ये सारी इसने तस्लीम की उज़ैर बलोच ने कि मैंने ईरान को ये सेल की हैं। तो ईरान को बेसिकली क्या ज़रूरत थी कि वो पाकिस्तान के नेवी और जो है ना रेंजर्स के और आर्मी के बारे में कराची से और सिंध की मालूमात लें। उसके पीछे भी बेसिकली जो है ना वो इंडियन एजेंसी जो रहा है वो उसी का नेटवर्क काम कर रहा था। वो उन्होंने आगे से ईरानी जो है ना एजेंसीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस तरह से वो सिंध में और बलूचिस्तान में जो है ना वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मनसूबे बना रहे हैं, और यहाँ से बैठकर जो पाकिस्तान में स्लीपर सेल्स हैं इंडिया के और आगे, वो उनको भी ऑपरेट कर रहे हैं।